जो स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, यानी कि स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पीछे है जैसे AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसके पीछे है सारे स्टेट्स के अंदर चलने वाली मूवमेंट। ऑब्वियसली उनका करेक्टर कैसा हो सकता है? उनका करेक्टर होगा हमें लिबर्टी चाहिए, उनका करेक्टर होगा हमें फ्रीडम चाहिए, उनका करेक्टर होगा हमें जो है नेशनलिज्म, हमें नेशनलिज्म से जुड़ना है। उनका करेक्टर होगा कि हमें जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भी हो सके तो मदद कर देनी है। उनका करेक्टर होगा कि स्टेट पीपल्स की ऑटोक्रेसी, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो ये जब आप मेंस का कोई आंसर लिखते हैं उसमें ये विचार आने बहुत जरूरी है। अब ये आता है मेंस में, लेकिन पीटी में ये सब नहीं आएगा। पीटी में आएंगे वेरी ऑब्जेक्टिव और लेसर नोन फैक्ट्स। जैसे बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी, CR अभ्यंकर, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने 1927 के बाद, राहुल जी वीडियो ऑन करो, AISPC का गठन किया। अब यूपीएससी क्या पूछेगा इसमें? यूपीएससी इसमें पूछना चाहता है क्या वो राहुल बंद क्यों कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है यार? कहाँ हो राहुल, आप लाइब्रेरी में? हाँ, कोमल नहीं है वहां? वो एडवांस क्लास है। अच्छा, कोमल आज एडवांस क्लास में बैठी है। ऐसा क्या हो रहा है एडवांस क्लास में? हम माइनस नहीं किया। अच्छा यार, ये बहुत यार, हम हमेशा, हमें भी कोई बताए यार इस एडवांस में होता क्या है। एडवांस नाम से ही ऐसा लगता है कि अब रह गए हैं। राहुल जी, तो कांग्रेस और प्रिंसली स्टेट्स का क्या रिलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस की यानी पॉलिसी क्या थी? व्हाट वाज द कांग्रेस पॉलिसी? क्या वो एक जैसी थी? was it changing over a period of time, or was there no policy? Okay, तो 1920 का जो सेशन था कांग्रेस का, जिसको हम नागपुर सेशन भी कहते हैं, 10-15 ऐसे सेशन हैं जिसके नाम आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा तो आप जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1920 का नागपुर सेशन है, जहां पर कांग्रेस एक पास करेगी रेजोल्यूशन और कहेगी कि प्रिंसली स्टेट्स एक फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आए। कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं अपने आप एक फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आए। ओके, और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो भी मूवमेंट चलेंगे
those movement were not supposed to be carry in the name of Congress. कांग्रेस के नाम पे मत चलाइए, आप कांग्रेस से लर्न कीजिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में कांग्रेस का नाम लेके कोई मूवमेंट मत चलाइए। और जो भी मूवमेंट चल रही है उसका अपना नाम रखिए, उसका नाम आप रखिए प्रजामंडल्स। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है सचिन जी, रोहित जी, ऐसा क्यों है बताइए। यस सर। मैंने जो पूछा ऐसा क्यों है? सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करोगे सर? कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाम मत लो, विदाउट कांग्रेस के नेम पे चलाओ। बिल्कुल। 1920 के बाद जो पॉलिसी है कांग्रेस की, 1920 को मान लीजिए जो पॉलिसी है, उसके आने वाले 2-3 साल में जो पॉलिसी है, पर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों बोला कांग्रेस ने। कांग्रेस की सर अपनी एक आइडियोलॉजी होगी, लेकिन अगर विदाउट कांग्रेस नेम पे चलेंगे तो उस आइडियोलॉजी से अलग लोगों को भी कनेक्ट कर पाएंगे। बताइए बताइए। सबसे पहले ये बताओ रोहित और सचिन कि मोर एडवांस पॉलिटिकल मूवमेंट और कंडीशंस कहां थी? ब्रिटिश इंडिया में थी कि प्रिंसली स्टेट्स में थी? सर ब्रिटिश इंडिया में सर। बिल्कुल सही बात है। यानी कि इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए, जैसे अभी राहुल जी कह रहे हैं कि भैया कुछ एडवांस क्लास चल रहा है, हमें नहीं पता कहाँ है, और कुछ और चल रहा है, तो कांग्रेस भी ऐसे ही बोल रही है कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो प्रिंसली स्टेट के मुकाबले ज्यादा पॉलिटिकली एडवांस्ड है, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन ज्यादा कॉन्शियस हैं, ज्यादा रेडिकल हैं, ज्यादा लिटरेट हैं, ज्यादा एडवांस्ड हैं, इसीलिए प्रिंसली स्टेट बैकवर्ड है। प्रिंसली स्टेट अभी इतना तैयार नहीं है, प्रिंसली स्टेट में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो पहले प्रिंसली स्टेट अपने आप को तैयार करे। मुंह उठा के सीधा इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकता प्रिंसली स्टेट। इसीलिए प्रिंसली स्टेट, क्योंकि वो लीगल एंटिटी है अपने आप में, जैसे आप लोग लीगल एंटिटी हो, आप लोगों का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व को होने, सबका अस्तित्व है, लेकिन कितने ऐसे बालक हैं हिंदुस्तान में जिनको पता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, जब तक आपको यही नहीं पता तो कोई आपको क्या करा सकता है? एलन मस्क भी आपको उठा के ले जाएगा ना, तो शाम तक आप माथा पीटोगे कि एलन मस्क को कुछ नहीं आता है, तो उसके पास भी 24 ही घंटे। धरती पे तो वो भी रह ही रहा है, सांस वो भी ले ही रहा है, लेकिन कुछ तो अलग है। समझे मेरी बात को? तो इसी तरह से प्रिंसली स्टेट्स की अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, प्रिंसली स्टेट्स की अपनी कुछ वीकनेस है। पहले प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पीपल है, वो अपने लेवल को समझें और उसके बाद देखेंगे कांग्रेस क्या बोलेगी। तो सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये नहीं कहना चाह रही कि आप हमारा नाम ले लीजिए और आप हमारे नाम से यहाँ पर स्वराज मांग लीजिए और आप जो है विजयी हो जाएंगे। ठीक है जी, सचिन जी समझ आया? राजीव जी नमस्कार। हेलो सर। यस सर। अब कैसा है आपका दर्द? दर्द कैसा है राजीव? अब तो ठीक है सर। कम हो गया है? हाँ सर, पहले से ठीक है। पहले से ठीक है? बस ऐसे थम्स अप दिखा दो। ओके, थैंक यू।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, बस समझ लो इस बात को। वैसे तो जब आप स्टैंडर्ड तरीके से खुद पढ़ेंगे तब भी समझ आएगा, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्रिंसली स्टेट्स के जो जो नाम पे नहीं चलवा रही। लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो बाकी भारत से अलग नहीं रह सकते, और जो लोग हैं प्रिंसली स्टेट्स में, दे हैव द राइट हेलो टू डिटरमाइन देयर फ्यूचर। सर, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा और ब्रेक उनके हो रही है बीच में। हेलो क्या कह रहे हैं सचिन जी? सर, वॉइस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आफ्टर 29 उसके बाद नहीं पता। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आपने कुछ बोला था, इवन वीडियो भी रुक गई थी। है रोहित है सर? यस सर, बहुत ज्यादा है सर, मतलब क्या मेरे यहाँ एकदम। पे तो स्पीड है, लेकिन मुझे आपकी आवाज भी ब्रेक हो गई आ रही और सर आपकी वीडियो है भी ना दिखाई दे रोहित? रही थी, मतलब जैसे आप। सर यस वीडियो भी ब्रेक हो सर, रही आपकी है। बात तो पता ही है, लेकिन आप भी नहीं दिखाई देते। कई बार वीडियो में आप गायब हो जाते हो 10-15 सेकंड के लिए। साइड में से कॉर्नर पे आपका वीडियो आता रहता है जब आप वीडियो बोलते हो को सर। सर है 1929 के बाद कुछ समझ में नहीं आया सर। और ऊपर आपने सर शायद ये कहा होगा कि कांग्रेस मतलब प्रिंस स्टेट की हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उसमें भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया सर जी। एक सेकेंड। रोहित जी आप बोलो। ये सर 1929 के बाद कुछ समझ में नहीं आया सर जी, आपने क्या कहा। तो उसी टाइम आप मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज को फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेरेशन दिया कि पूरे भारत से प्रिंसली स्टेट अलग नहीं रह सकते। कुल मिलाकर लास्ट में वो हमारे ही पार्ट है। और जो लोग रहते हैं 1929 में, उन्होंने कहा जो लोग प्रिंसली स्टेट्स में रहते हैं उन्हें अपने फ्यूचर को डिटरमाइन करने का पूरा अधिकार है, और लोगों को पूरा का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है जी, है ना? अब मैं उसके बाद वैसे ही समझा देता हूं, क्योंकि उसमें फैक्ट इतना नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि 1929 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1935 आता है तो वो बोलता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन प्रिंसली स्टेट का और ब्रिटिश प्रोविंसेस का मिलके बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनेंगी 1937 में, और वो बनेंगी ब्रिटिश प्रोविंसेस में। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज प्लानिंग टू डिस्करेज नेशनलिज्म। भाई 1935 का जो है, जो 1935 का जो एक्ट है, द गोल ऑफ दैट एक्ट इज टू डिस्करेज नेशनलिज्म। ये बात तो आप मानते हैं?
वो नेशनलिज्म को डिस्करेज कर रहा है। 1935 का एक्ट क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट फोर्सेस मस्ट बी डिस्करेज्ड। तो प्रिंसली स्टेट्स भी इसी डिलेमा में हैं। जो रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट के, वो चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ कर सके जिससे कल को अगर ब्रिटिश भाग के भी चले जाएं तो हमारे हाथ में सत्ता रह जाए। कोई शक, कोई सवाल? राहुल, रोहित, सचिन जी? नो सर। इसीलिए फेडरल स्कीम को सारी की सारी नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो डिस्करेज करेंगी। फेडरल फोर्सेस विल बी डिस्करेज्ड बाय ऑल नेशनलिस्ट फोर्सेस। जो फेडरल स्कीम है, जो भी फेडरल स्कीम की ताकतें हैं, उनको चाहेगी नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहेंगी कि हम उन्हें डिस्करेज करें। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि फेडरल स्कीम तो कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जरूर आई 1937 से 39 में। जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आएंगी उसका नतीजा ये होगा कि बहुत सारे स्टेट्स, जहां पर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर क्या आ जाएगा? बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट राइज कर जाएंगी। ट्रेवनकोर, राजकोट, मैसूर, पटियाला, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, इनमें छोटी छोटी रियासतें थी। पटौदी, बिलासपुर, ये सब क्या है? मंडी, राजा ऑफ मंडी, राजा ऑफ बिलासपुर, राजा ऑफ पटौदी, ये सभी क्या थी? छोटी छोटी रियासतें थी। अब कांग्रेस बोलेगी कि प्लीज इंट्रोड्यूस representative government in your areas. Please introduce representative government in your areas. आप समझे मेरी बात को? तो इसीलिए 1939 का जब त्रिपुरी सेशन होगा तो उस सेशन में हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी होंगे और कांग्रेस कोशिश करेगी कि भाई अब जो है हमारी पॉलिसी में एक चेंज आए, और वो कहेगी कि स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो भी हो रही हैं हम उसके साथ हैं। यानी 1939 में कांग्रेस ने स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को अपने आप से जोड़ दिया और दोनों मिलके एक ही बन गए। अब बोलो, कोई शक, कोई सवाल? सर, जो स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंसेस थे, इनके मतलब एम्स क्या थे? क्या कर रहे थे स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंसेस में? हाँ, क्या कर सकते हैं आप बताओ मुझे। सर, ऑब्जेक्टिव से लोगों को जागरूक करना स्टेट पीपल, जब तो पूछा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे यार, कैसी बात कर रहा है? जब तू ऐसी ऐसी बात करता है ना सब कुछ करके भी, तो मुझे समझ नहीं आता कि सोचता कैसे है। सर, तो स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंसेस हाँ, क्या कर सकती हैं स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के? ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? लोगों को जागरूक करना प्रिंसिपल एक स्टेट में, और कुछ अपना मतलब एक मुख्य कार्य भी तो होगा, इस तरह से करेंगे कि हर किसी एक कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं और वेरी गुड, उसके लिए रचनात्मक कार्यों की घोषणा की जाती है, वेरी गुड। इस तरह से और कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं। तो वो जानना चाह रहा हूँ कि काम क्या था उसका, किसका? जो स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इसको ये कांग्रेस बोल रही है कि हम इसके साथ हैं। भाई रोहित, यस स्टेट सर। स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के 4 ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं बताइए? सर, एक तो अवेयरनेस मेंटेन करना लोगों के बीच में, हाँ, अवेयरनेस। और सेकंड होगा कि सर मतलब उस एरिया के लिए एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो भी रहेगी वो प्रिपेयर करना। उस एरिया के लिए या प्रिंसली स्टेट, जो स्टेट के लोगों को तैयार कि कल को राजशाही तंत्रशाही को गिराया जा सके, ऐसा कुछ करने की तैयारी करना। यस सर। और क्या और हो सकता है कि जब कांग्रेस सत्याग्रह करती है, जैसे कांग्रेस दुनिया भर के आंदोलन चलाती है, प्रिंसली स्टेट के अंदर भी वही सब चीजें चलेंगी।
है तो सचिन? फिर ये सब चीजें अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ना होके अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट्स हो जाएंगी सर ये। वेरी गुड। ये अगेंस्ट ये प्रिंसिपल स्टेट भी होंगी और अगेंस्ट धीरे धीरे ब्रिटिश भी होंगी। ब्रिटिश तो यहाँ पर क्या है, डबल हो गया ये। इसी सबको जानने में इंटरेस्ट था कि गहराई पता चले कि क्या हो रहा है। अवेयरनेस तो मैं भी बोल सकता हूँ सर, ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है मुझे, लेकिन असल मुख्य कार्य क्या है वो जानना मेरी दिलचस्पी थी। मुख्य कार्य इनके दोनों हैं, जो राजशाही है उसके खिलाफ भी तैयार करना है लोगों को, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ तो तैयार करना ही है। इसीलिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो प्रजामंडल हैं, ये सारे के सारे पॉपुलर मूवमेंट चलाएंगे, अपने कोर्ट बनाएंगे, अपने छोटे छोटे पंचायत बनाएंगे, अपनी सप्लाई करेंगे, अपना स्कूल खोलेंगे। और ये चीज दोनों जगह हो रही है, ब्रिटिश रूल में भी और प्रिंसली स्टेट में भी। लेकिन प्रिंसली स्टेट में क्योंकि वहां पे डबल थप्पड़ है, वहां पे डबल जोर है, तो लोगों को सीखने में ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो आप रोज अंग्रेजों को देख रहे हो, तो आपको समझ में आता है गोरे हमारे अगेंस्ट हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट में तो ऐसा नहीं है। तो प्रिंसली स्टेट के अंदर जागरूकता में समय लगेगा। 1939 तक वो भी तैयार हो जाएंगे। जब वो तैयार हो जाएंगे तब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बन जाएंगे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जबरदस्त पार्टिसिपेशन होगा स्टेट पीपल्स के लोगों का। यानी उनको सक्सेस बनाने में निजाम के अगेंस्ट, महाराजा ऑफ कश्मीर के अगेंस्ट, महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर के अगेंस्ट, यानी कि जो है महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर जो है वो कहेगा कि भाई, निजाम कहेगा कि एंटी मुस्लिम है ये सारा एजिटेशन, महाराजा ऑफ कश्मीर कहेगा ये एंटी हिंदू है, और महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर कहेगा कि भाई ये एंटी क्रिश्चियन है। तो स्टेट पीपल मूवमेंट को अलग अलग कम्युनल रंग देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होंगी और लोगों में एक नेशनल कॉन्शियसनेस जगाएंगे। सर त्रावणकोर तो ये केरला वाले रीजन में नहीं पड़ जाएगा? केरला वाले रीजन में नहीं, केरला में ही है ट्रेवनकोर। यस सर। तो वहां तक इतनी ज्यादा सदर्न पार्ट तक भी फैली हुई थी इनकी बिल्कुल, जो जहां जहां पर पॉलिसी। प्रिंसली स्टेट होंगे वहां वहां पर ये होगा। तो यानी कि जब माउंटबेटन लेके आएगा प्लान, और माउंटबेटन जब 3 जून प्लान लेके आएगा, उसके बाद जो है वो भारत, मतलब भारत को और पाकिस्तान को जब वो खुली छूट देगा भाई आप कर लो, तो उसके बाद सरदार पटेल की जो मिनिस्ट्री है, जिसको हम स्टेट मिनिस्ट्री कहते हैं, वो जो है प्रिंसली स्टेट्स को बोलेगी अपना पेट्रियटिज्म दिखाइए और इंडियन यूनियन को ज्वाइन कीजिए। अपने डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के और कम्युनिकेशंस के जो अधिकार हैं वो छोड़ दीजिए। और अब जो है बहुत सारे स्टेट जो हैं डिप्लोमेसी से, थोड़ा पॉपुलर मूवमेंट की वजह से और इवन बाई मिलिट्री के जोर से इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, इवन जो पोर्तुगीज इनक्लेव्स हैं गोवा, दमन एंड दीव, वो हमें दिसंबर 1961 तक ही मिलेंगे। इसी वर्ष एक प्रश्न आया है इसीलिए कि क्या थे वो सोशियो कल्चरल हर्डल क्या थे जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने के समय में चैलेंज थे। आप सोच सकते हैं कुछ ऐसे सोशियो कल्चरल हर्डल? किसी किताब में कहीं नहीं है ये, भूल जाओ, सोचना पड़ेगा। तो है सोशियो कल्चरल हर्डल, लैंग्वेज का हर्डल है, लिटरेसी का हर्डल है, सोशल अवेयरनेस वाला हर्डल है। ये सारे हर्डल है, ये सारे चैलेंजेस हैं। अलग अलग भाषाओं के राज्य हैं, फिर भी भारत में ज्वाइन हुए। समझे आप मेरी बात को? सर अगर आप एक प्रिंसली स्टेट्स तो उसको चला रहे हो तो आप, और माउंटबेटन ये देंगे आपको राइट कि आपको शामिल होना चाहते हो तो हो, नहीं होना चाहते नहीं हो, तो आप फिर क्यों शामिल होगे किसी में जब आप इंडिपेंडेंट रन कर सकते हो? मतलब क्या ऑफर किया जाए आपको ऐसे? कोई ऑफर नहीं कर रहा। कौन सा भारत बन गया है? भारत तो पहली बार बन रहा है, किसी को क्या पता भारत बनेगा भी या नहीं बनेगा। सबको लग रहा है जैसे आज से 200 साल पहले भारत था, छोटी छोटी रियासतें थी, हमारी भी रियासत बन के रह जाएंगी, कौन सी बड़ी बात है। जब मुगल टाइम पे रह सकती हैं बीजापुर, गोलकुंडा, तो अब भी रह जाएंगी। ऐसा सोच रहे थे लोग, बात समझे? यस सर। तो ट्रेवनकोर सोच रहा था मैं अकेला अलग रह जाऊंगा, मैं अपने रिलेशन रख लूंगा मैं ब्रिटेन के साथ, मेरे पास बहुत सारा थोरियम है, मेरे बीच के ऊपर, सैंड के ऊपर थोरियम है, मेरे पास एटॉमिक है,
जूनागढ़ सोच रहा है मैं भारत और पाकिस्तान दोनों को देख लूंगा, मैं बीच में रह जाऊंगा। हैदराबाद सोच रहा है मैं तो फंस गया बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ईस्ट पाकिस्तान का रास्ता मेरे पास से होकर ही जाएगा, मैं भी ज्वाइन करूं। जम्मू कश्मीर के महाराजा भी सोच रहे हैं भाई क्या किया जाए, आधा इसीलिए उसने कब्जा लिया पाकिस्तान ने, आधा हमारे हाथ में रह गया। हमारे लिए लेकिन कश्मीर प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है। फिर क्या है सर? भारत के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हम कभी ना कभी चाहेंगे कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक भारत का हिस्सा बने। तो वो कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो हमारा अभिन्न अंग है। भाई मतलब मैंने तुम्हें सरकार की वो बताई है। आंसर में आया तो लिखे कि कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं है, ये भारत का हाँ, अभिन्न अंग ही है। क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जाता है और आप ज्यादा बोलते हो डिस्प्यूट है, बहुत गड़बड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्या होगा, तो आपको प्रशासनिक एंगल नहीं लिया जा रहा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई गड़बड़ है, लेकिन हम अगर ताकतवर नेशन बनते हैं, हम अपने पूरे देश को साथ लेके चलते हैं, हम शांति सौहार्द लेके चलते हैं, कश्मीर में हम जमीनी रूप के ऊपर डेमोक्रेसी अगर हम लागू करते हैं, सारे कश्मीरियों और सारे भारत को एक लेके चलते हैं, इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं, तो जरूर है एक दिन ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान मतलब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होगा, मतलब हो सकता है। सर जैसे जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है दो कंट्रीज के बीच में, उसके ऊपर इलेक्शन यूएन के अकॉर्डिंग तो इलीगल होता है ना सर, उसमें इलेक्शन नहीं करा सकते, ऐसा कोई प्रोविजन होते हैं यूएन के? देखिए, अरे वीडियो क्यों बंद हो गया ये? सर ये तो आपने एक नया एंगल दे दिया मुझे आज की, कोई विवादास्पद मुद्दा है ही नहीं। मैंने नया एंगल नहीं दिया, मैंने आपको जगाया है। नहीं, कोई भी कहता था डिस्प्यूट ही बोलता था, इवन मैं भी डिस्प्यूट बोलता था, हाँ साथ में भी कहता था अभिन्न अंग है, लेकिन ये भूल गया जब अभिन्न अंग है तो डिस्प्यूट कैसे हो सकता है। क्या कह रहे हैं? सर ये चीज मैं भी क्लियर नहीं कर पाता था, मैं भी बोलता था विवादास्पद मुद्दा है लेकिन अभिन्न अंग है, लेकिन हाँ अगर हम अभिन्न अंग बोल रहे हैं तो फिर वो डिस्प्यूट कैसे हो सकता भाई, यही तो बात है। अब आप रोहित ने कहा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में हमें सीट ही नहीं मिल के राज्य, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा, इकोनॉमी हमारी हाई फाई, फिर भी हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं भाई हमें यूएनएससी का मेंबर बना दो। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं। परिवार में यदि कोई बड़ा है और वो गलत कर रहा है, तो छोटे वाला कितना ही हाथ पैर मार ले, एक लिमिट तक तो वो नुकसान पहुंचा के रहेगा। छोटे वाला अगर अपने परिवार पे छोटा दिमाग ना रखे, बड़ी सर्विस, बड़ी दुनिया, बड़ी चीज की कोशिश करेगा, तो अगली जनरेशन हो सकता है आगे निकल जाए, पर वो जनरेशन आगे नहीं निकल सकती। तो भारत के साथ भी यही हुआ है। अब जर्मनी क्या है, जरा सा जर्मनी, जरा सा फ्रांस, पर टेक्नोलॉजी उनके पास है, एटॉमिक पावर उनके पास है। ऑस्ट्रेलिया 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नहीं है अभी। न्यूजीलैंड क्या है, गुड़गांव फूक मारे न्यूजीलैंड उड़ जाए, पर हम जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड, हम यहां रहना नहीं चाहते। कनाडा चले जाएंगे, कनाडा जाके ट्रक चला लेंगे, वहां की 8 महीने की गर्मी झेल लेंगे, मेट्रो के बाहर वहां कोई गोली मार देगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ अरे अरे साले बिहारी, अरे अरे साले हरियाणवी, अरे अरे साले यूपी वाले, अरे साले ये, अरे वो, अरे ये, तो देश पीछे रहता है ऐसे। इजराइल का साइज सिर्फ हरियाणा के आसपास ही है, हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है। हुआ है। क्या क्या सोल्यूशन है सर, क्या करा जाए? तो एक बेटर लाइफ तो चाहते, मैं समझता हूँ कि फॉरेन में जाके वो मुमकिन नहीं है, तो फिर कल्चरल जो हेरिडिटी है, कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जाए, क्या अप्रोच क्या हो सकता है? सचिन जी, कल्चर के लिए तो वही बात है कि आपको फ्यूडलिज्म को तोड़ना पड़ता है, अवेयरनेस लानी पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से लाई जा सकती है। पहले ये था भाई आपको पैसे देने हैं किसी को तो घर से दूर जाना पड़ेगा, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, सेफ्टी नहीं थी, 100 चक्कर थे, अब 50 चक्कर खत्म हो चुके हैं। अब चाहे लड़का है, हाँ, अब चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सामान मंगाना है भाई ढूंढ लो, स्विगी है, होम डिलीवरी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है होम डिलीवरी, एनसीआर में तो पूरे में हो ही रही है। बट सर वो बाहर की चीज अट्रैक्ट भी तो करते हैं, चलो ये तो आप वैसे बता रहे हो, ये समझ रहा हूँ कि वहां जाने का समस्या है, यहाँ अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे देखो अब मेरी टेबल पे ही रखा हुआ है, देखो ये, मैं आज से 13-14 साल पहले सिंगापुर गया था, देखो मेरे पास अभी वो है इसका ही,
कॉफी टेबल का वो पड़ा हुआ है, मैं यूज भी ऐसे ही पढ़ा था तो सामने दिख गया मुझे। तो गया था उस टाइम, तो पहली बार जब गया था तो मुझे लगा था कि यार उस टाइम तो इंडिया इतना एडवांस भी नहीं था, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट ही उस टाइम डब्बा लगता था, हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट डब्बा था उस टाइम पे, और आज वर्ल्ड का 3rd बेस्ट एयरपोर्ट है। ओके। ऐसा नहीं है, आप दिल्ली में थोड़ा घूमिए, आप देखिए, आप मॉन्यूमेंट देखिए, आप मेट्रो में ट्रेवल करिए, आपको फील आएगी कि हाँ देश बदला है यार। आप एक मॉल में जाके लिमिटेड देखिए, रीजन और में फॉर एनसीआर में बदला सर, इंडिया ही बदला है। भारत में जाओगे ना, इससे 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, चाहे हरियाणा में ही आ जाओ, लास्ट डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ आपको वैसी दिखाई देगी। अरे भाई शाबाश, तभी तो मैं कह रहा हूं, यही तो बदलाव लेके आना है प्रशासनिक सेवा के थ्रू। कॉर्पोरेट सेक्टर को बदलाव नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर तो प्रॉफिट पे चलेगा। तो आपने पूछा बदलाव कैसे लाया जाए, तो एक तरीका आप लोगों के सामने जो है इस भारत के लिए, जब आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है सचिन जी, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास नौकरी थी, लेकिन क्या मैं उस नौकरी से भारत के 100 किलोमीटर अंदर के भारत में कुछ सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। लेकिन आज अगर मेरी पोस्टिंग होगी कहीं पर, तो मैं शायद कोई स्कूल खोलने में मदद कर सकूं, मैं शायद राशन कार्ड, मैं शायद आयुष्मान भारत की स्कीम को प्रमोट कर सकूं, मैं शायद स्वच्छ भारत में कुछ योगदान कर दूं। लेकिन जिस नौकरी पे, जिस पद पे मैं था, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। 205 नंबर ना आए तो बता देना, पर एक ही शर्त है, यस सर। दाढ़ी काट के जाना पड़ेगा। देखेंगे सर इसे। हैं? सर ये भी कल्चर का हिस्सा है, जरूर ये काटेंगे। देखो फिर वही बात है, देख ले, मतलब देख रहा रोहित, मतलब इसका कल्चर तो कल्चर, और मैं अभी पहन लूं कि मैं टोपी पहन के और मैं जो हूँ दाढ़ी बढ़ा लूं, तो फिर कहेंगे भाई आपका कल्चर कल्चर नहीं है, ये कैसे चलेगा अच्छा भाई? सर, दाढ़ी काटनी पड़ेगी, मूछ से रख रखी होती वो चल जाती। हाँ भाई, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि दाढ़ी जो है वो दाढ़ी दाढ़ी और मूछ में बहुत फर्क है। बियर्ड दाढ़ी स्टाइलिश लगती है सर, मूछों का है, ट्रेंड जा चुका है, ये फर्क है। नहीं नहीं ट्रेंड नहीं है, आप फ्रेंच कट रख लो, लेकिन आप ऐਵੇਂ ही फैली हुई दाढ़ियां हैं, और फिर आप साथ में जो है वो वाले गाने चला लो जो नए नए आजकल आए हुए हैं। सर इतने अच्छे से वो कर रखी गुरुमा, आप लगदी कहते हो कि ऐसी है, लगदी ठीक है। और दी, लगदी वो बेंगलोर दी, कोई पता लगाए वो कुड़ी कौन, ये है, ये कोई मतलब है क्या? दाढ़ी नहीं, मूछ रख ले तू। क्योंकि सर आर्मी में भी अलाउड नहीं थी ना दाढ़ी, तो आप मूछ हाँ रख देख सकते हैं, सचिन, दाढ़ी अलाउड नहीं थी। यस सर। रोहित ने भी वोट दे दिया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सर ये तो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है ना, किसको नहीं क्या पसंद है। इंडिविजुअल नहीं है, हमारी विचार इतने संकीर्ण नहीं हो सकते नहीं नहीं कि हम हमारे किसी विचार को सर बाउंड कर दे, ठीक है। है भाई भाई, दाढ़ी आप रख लो, लेकिन दाढ़ी रखने का भी एक सलीका होना चाहिए, वो फिर उसको तरीके से आप लगाओ, उस पे 1000 2000 रुपए मेंटेन करो उसको। करते हैं सर, मेंटेन नहीं लगती आपको? मैंने देखी नहीं, तू दिखाते ही नहीं कभी ढंग से, कभी प्रदर्शन ही नहीं हुआ। नहीं सर, मेंटेन है सर, रोहित से अच्छा, पूछो। अच्छा रोहित जी, रोहित मेंटेन है? रोहित की तो अभी करवा नहीं रखी है। है सर भाई ने मेंटेन थोड़ी बहुत पहले से, तो क्या रोहित? पहले से ज्यादा मेंटेन कर लिया है, पहले नहीं थी मेंटेन, अब कर लिया है मेंटेन। वंडरफुल रोहित, थैंक यू सचिन जी, वंडरफुल। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू था प्रिंसली स्टेट्स और उसका। अब हम पहुंच गए हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने आईएनए पढ़ लिया था, आपको याद होगा अच्छे से। अब मैं सिर्फ उसकी बातचीत बता के चलूंगा। अब कई बार जब आदमी बात करता है सारे डेट याद करे क्या करे, तो सारे डेट याद नहीं करने होते, डेट को थोड़ा सा देखना है। सर जितना मैं मुझे समझ आ रहा है ना, कि सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछ जाएंगे उसमें क्या हुआ, तो फिर तो इसमें और एसएससी में कुछ फर्क ही नहीं रह जाता। किसमें? कि सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे कि क्या हुआ था, अगर ऐसा यार करते क्या तो हुआ था नहीं पूछ रहा, क्या हुआ कहां पर? प्रिंसली स्टेट में? कहीं भी नहीं, कहीं पे भी क्या हुआ वाला जमाना चला गया। नहीं आ गया। मूल्यांकन करना पड़ेगा, टिप्पणी करनी पड़ेगी, दो चीजों को जोड़ के देखना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ही। सर काफी देर तो ना मेरे को मूल्यांकन का अर्थ समझ में पड़ गई, फिर इसकी संधि विच्छेद भी करनी पड़ी, मूल्य प्लस अंकन, हाँ मूल्यांकन, कहीं ना कहीं दीर्घ बिल्कुल। संधि बन रही। अब अंकन हाँ का अर्थ निकालूं, तो भाई कि अगर कोई चीज खरीद रहा हूँ, मान लो कोई वो ही खरीद रहा हूँ, सिर में लगाने के लिए ऑयल ही ले रहा हूँ, तो अंकन मीन्स कि उस पर छाप रहा हूँ इतनी कीमत है इसकी, ये है, ये हाँ नहीं बता रहा कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, वो अंकन नहीं होगा। तो
हाँ अंकल वो अंकल, उसकी जो वैल्यू बता दे प्रॉपर कि इसका ये महत्व है, वो कहीं ना हाँ कहीं हम कहेंगे वो मूल्यांकन। हाँ बिल्कुल सही बोला नहीं आपने, सर, वंडरफुल, ठीक कह रहे हैं सर आप। जी, जो स्टेट पीपल तो कॉन्फ्रेंस सर के हमें कंटेक्ट फिर में, मतलब कि एलिमेंट्स ना बता के क्या हुआ था, उन्हें उसका महत्व बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया, आज पहली बार आपने मतलब लगातार 1 मिनट तक, 1 मिनट नहीं कहना चाहिए, 40-50 सेकंड तक आपने बिल्कुल काम की बात कही, बहुत बढ़िया। मैंने की थी सर, मैंने वो अरे आंसर भेजा, मैंने करिए कुछ भी नहीं लिखा कि तो क्या दस यार, मांगे थी क्या था, अरे भाई सीधा ये पहले भी लिखा मैं कि बहुत, अलग अलग नजरिए। यार आजा तू फिर छाती पीटने लग जाता है, पहले भी अच्छी अच्छी बात करी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मूल्यांकन को जिस तरीके से आपने पुटअप किया यही चाहिए। ओके सर। टिप्पणी, मूल्यांकन, प्रकाश डालिए, उसके बाद और होता है विस्तार पूर्वक बताइए, और उसके बाद चर्चा कीजिए, सब बातों का शब्द अलग अलग है, अलग अलग है सर। 100% अलग है। हाँ भाई रोहित। सर अरे स्टेट रोहित, पीपल कॉन्फ्रेंस के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि दे वांट कंप्लीटली डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया या फिर नेशन। हाँ देवर, स्टेट पीपल्स मूवमेंट वर डेमोक्रेटिक इन नेचर, ऑब्वियसली होनी ही पड़ेगी उनको तो। यस, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट आ अरे सकती है ना सर प्रीलिम्स में ऐसे। आप नाम देखो ना, नाम देखो ना क्या है, स्टेट पीपल, पीपल कॉन्फ्रेंस। यानी कि जो स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है उस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे वो। तो सर प्रिंसली स्टेट्स को तो फील आएगी कि भाई उनकी तो सत्ता हथियाने की कोशिश है, कोई नेशनलिज्म हाँ नहीं है, बल्कि बिल्कुल, सत्ता हस्तांतरण की कोशिश है कांग्रेस द्वारा। इसीलिए हाँ बिल्कुल सही बोला, ये लिखना पड़ेगा एक लाइन, इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी कि सोशियो कल्चरल हर्डल क्या थे, इसी बार का पेपर देखिए रोहित, 21/2022 वाला जनवरी में जो आया है उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी अगर कोई बच्चा 2 लाइन लिख देगा ना स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के रोल की, चैलेंजेस के साथ साथ, उसके 2 नंबर फालतू आएंगे ही आएंगे, वो साला टॉप रैंक लाएगा, वो रोक ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आप इतनी आसानी से लिख ही नहीं सकते, ये है ही नहीं कहीं पर, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कहीं पर भी एक जगह है ही नहीं, यस सर। समझे रोहित। सर फर्क तो है चीजों में, मतलब भागने में और कंसोलिडेट करने में फर्क है सर। क्या करने में, भागने में और कंसोलिडेट करने में फर्क है सर। कंसोलिडेट करने में और भागने में, भागने में। है? यस सर। भागने क्या बोल रहे हो आप? भागना, भागना सिलेबस को लेके भागना। नहीं 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 नहीं, लिख के रख लो मुझसे, अभी तुम्हारे पास एज है, रोहित राहुल ने तो शुरू किया है, 5 साल भी राहुल का कुछ हो जाए तो बता देना, भागने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ चीजें भाग रही है सर, अब कोशिश की एक बार भागने की, बल्कि वो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। अरे यार इतना सब पता चल गया, लेकिन अब गहराई में जाए तो फिर तो पता ही नहीं कि क्या है, ऊपर का ही तो पता है, भागने से ओवरव्यू के कुछ लिए तो नहीं ले होने सकते। वाला, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, 1 साल बाद बात कर लो मुझसे, 2 साल बाद कर लो, नहीं निकलेगा भैया, पेपर में इतने पेज हैं जितने ब्रह्मोस मिसाइल में है, इतने छोटे छोटे पेज हैं। पर्सनैलिटी भाई, पर्सनैलिटी, किस्मत, इसको डेस्टिनी भी कहते हैं, जब ओके आपका सर। सिलेक्शन होना है ना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, और यस जब सर। किस्मत खराब होगी ना तो भाई तुम अपनी जबरदस्ती की चलाओगे उल्टी सीधी और ना होगा, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे, बहुत बहुत। और एक बात और ध्यान रख लो, कभी भी मेरा सर ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये, इसके कारण कभी सिलेक्शन नहीं रुका किसी का, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। सर लैंग्वेज को लेके थोड़ा इश्यू आता सर, बीच में हिंदी इंग्लिश था, फिर इंग्लिश हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसा एग्जाम समझ रहा हूँ ना, फिर से हिंदी की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है माइंड। कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे वो मुझे लगने लगा कि लैंग्वेज की वजह से नहीं रुकेगा, कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट मैटर करता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अभी हम फाइनलाइज कर लेंगे, अभी तो आपको 2-4 दिन का टाइम दिया ही था मैंने, 2-3 दिन हो ही गए हैं, आप लगातार काम कर ही रहे हो, बस एक आध दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये सब तो चलता ही है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके सर। तो मेरा पॉइंट ये है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में आखिर ऐसा हुआ क्या, और सेकंड वर्ल्ड वॉर को अलग क्यों माना जाए।
शेयर हो गया रोहित? सर अभी तक तो नहीं हुआ, लोडिंग पे आ रहा है अभी। हो गया अब? यस सर। तो मैं इसमें यही कह रहा हूं, सबसे पहली बात, आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान दे, द्वितीय विश्व की शुरुआत, इसकी डेट पता होनी चाहिए। फर्स्ट सितंबर 1939। क्या था ये? शुरुआत थी हिटलर की पॉलिसी जर्मन एक्सपेंशन की, और ब्रिटिश सरकार ने बोला भारत भी इसका हिस्सा है, भारत भी एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म वॉर का हिस्सा है, डेमोक्रेसी को लेने का हिस्सा है। नीदर दे कंसल्टेड कांग्रेस नॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर नॉर अदर पार्टीज, कोई भी भारत में कंसल्ट नहीं किया गया और डायरेक्टली भारत के बारे में कह दिया गया कि ये उसके हिस्सा है। कौन था हमारा गवर्नर जनरल? लिनलिथगो। तो इसकी वजह से क्या हुआ सचिन जी? इसकी वजह से हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब प्रोविंसेस में जो सरकार चल रही हैं, वो सरकार जो है वो डहने की कगार पर आ गई। दे ऑल रिजाइंड। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ने यानी वाइस रॉय ने डिस्कशन शुरू करने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट और बाकी लोग सबके साथ डिस्कशन करने शुरू कर दिए कि आप वॉर में ब्रिटेन की मदद किस प्रकार करेंगे। कांग्रेस ने बोला दैट वी आर रेडी टू कोऑपरेट ऑन द कंडीशन दैट कि कांग्रेस को अभी इंडिया, ब्रिटिश जो है वो कांग्रेस को इमीडिएटली, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो ब्रिटिश शुड गिव अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस डिमांड करती है सर ये। क्या कह रहे हैं सचिन जी? कांग्रेस डिमांड करती है सर ये। कांग्रेस डिमांड कर रही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, बिल्कुल। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर भी सर शायद वो ये कहेगी कि जो मिलिट्री हेड हो वो इंडियन हो, वो इस रोय की कार्यकारिणी में, मतलब उसमें जो रहता है वो नहीं यार मान। आपकी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? थोड़ा पास आके बोलिए सचिन जी, या दोबारा मतलब थोड़ा सा नजदीक आके बोलो, धीरे धीरे।
कंटिन्यू वैसे रोज सर। आपकी ब्रेक होती नहीं है, आज ही हो रही है। आज सर है वो इसमें डिस्टर्बेंस। आप जहां पर है ना, मुझे लग रहा है वहां थोड़ा सा उसका सिग्नल का इशू होगा। कोई नहीं, आपकी ओके आ रही है सर, तो आगे मैं ये करते कहना चाह कंटिन्यू। रहा हूं कि कांग्रेस ने बोला, हाँ अभी भी नहीं आ कंटिन्यू रही, कीजिए। आपकी ब्रेक हो जाती है। राहुल एंड रोहित एंड दीपिका, मेरी वॉइस तो ठीक आ रही है? यस सर। सर वो ये भी कह रहा है कि सचिन भाई कह रहा है कि आपकी आवाज ओके आ रही है, आप कंटिन्यू करो। और जब आप लोगों को लगे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना जरूरी है। जैसे चैट बॉक्स में भी किसने लिखा? सचिन ने लिखा है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा, वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन फिर भी आप लिख दिया करो चैट बॉक्स में क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। वी मस्ट यूज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेस, नो प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कांग्रेस ने बोला कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सब्सटेंस हमें अभी दे दीजिए। सब्सटेंस का अर्थ है कि आप जो असली कोर एरियाज हैं, जो असली डिसीजन मेकिंग पावर है, वो हमें दे दीजिए। आप साइड हट जाइए, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमसे कॉपरेशन लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, उसके बाद आप भारत छोड़ो और जाओ। ये कांग्रेस ने बोला, ठीक है। अब लेकिन इंडिया कांग्रेस नहीं, इंडियंस के एटीट्यूड क्या क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो अलग अलग एटीट्यूड थे। एक एटीट्यूड था कि इंडियंस को ब्रिटिश के प्रॉब्लम का एडवांटेज लेना चाहिए, वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ देयर सिचुएशन, ब्रिटिश डिफिकल्टी इज आवर अपॉर्चुनिटी। ये वीकेस्ट मूवमेंट है। इस वीक मूवमेंट में हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लॉन्च कर देनी चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। सोशलिस्ट ऐसा चाहते हैं। सर ये ऐसा सोचना किसका था कि ब्रिटिश अभी कमजोर है, हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट कर देना चाहिए? एक मिनट, क्या करे रोहित? सर जैसे आपने अभी बताया कि अभी ऐसा सोचना किसका था कि ब्रिटिश कमजोर है और हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चालू कर देना चाहिए नेशनल बेस पे। सोशलिस्ट सोशलिस्ट ग्रुप सोच रहे हैं। देखो, सोशलिस्ट और सुभाष चंद्र बोस का ये मानना है, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, कि ब्रिटिश की डिफिकल्टी हमारा एडवांटेज है, इसीलिए हमें जो है उनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड ही इंपीरियलिस्ट हैं। जर्मनी भी यही है, अंग्रेज भी यही है, और ये दोनों अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए किसी का भी मदद करने का सवाल नहीं उठता। ये हो गया वन स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था कि भारत को अंग्रेजों की मुश्किलों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये है सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि भारत को अंग्रेजों की मुश्किलों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? कि भारत को वॉर में अनकंडीशनली कोऑपरेट करना चाहिए। भारत को वॉर में अनकंडीशनली कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश हमारे लिए कल को बहुत लीनियंट व्यू रखेगा और हमें आजादी मिलने में हमें मदद मिलेगी। आप याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी हम ऐसा कर चुके हैं। गांधी जी ने शुरू में सपोर्ट किया था, और अभी भी गांधी जी का कहना था, मैं दूसरे की मुसीबत में उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं दूसरे की मुसीबत में उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, और मैं अभी भी अनकंडीशनल सपोर्ट करने को ही तैयार हूं। समझे? लेकिन गांधी जी के विचारों को कोई सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं था। राजगोपालाचारी और गांधी जी, उनके विचार थे कि भाई हमें जो है कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहिए।
एक तीसरा भी कंडीशन थी जिसमें हमारा ये कहना था कि इंडिया शुड प्रोवाइड कंडीशनल सपोर्ट, भारत जो है वो कंडीशनल सपोर्ट दे। भाई वो जानते थे कि फासिज्म, फासीवाद और नाजीवाद विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हम चाहते हैं कि इतने बड़े खतरे में हम भारत की मदद करें। भारत की मदद का मतलब है यहां हम अंग्रेजों की मदद करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम उनकी मदद करें, लेकिन हम उनकी मदद इसी कॉस्ट पे करेंगे जब वो हमें ये विश्वास दिलाएंगे कि हम जो है उनको ये कन्विंस कर सकें दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे, तो हम तैयार हैं। इस व्यू के समर्थक थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा भी एक एटीट्यूड है, जैसा जब मौका आएगा वैसा व्यवहार करेंगे। जैसे कम्युनिस्ट, जब तक रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कदम नहीं रखा, जब तक जर्मनी ने रशिया पर अटैक नहीं किया, तब तक तो कम्युनिस्ट कह रहे थे ये इंपीरियलिस्ट वॉर है और हम अंग्रेजों की मदद नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन रशिया पर अटैक हो गया जर्मनी के द्वारा, तो उन्होंने बोला हाय ये तो हमारे घर पे अटैक हो गया, कम्युनिज्म को बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, इसीलिए अब हम अंग्रेजों की मदद करेंगे। क्योंकि अंग्रेज जो है वो रशिया की साइड है, रशिया अंग्रेजों की साइड है, इसीलिए आज से एंटी इंपीरियलिज्म कुछ नहीं होता। अब लड़ाई सिर्फ जर्मनी यानी एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट है। अब भारत की नेशनलिज्म गया तेल लेने। इसीलिए बात की जाती है कि भारत की आजादी में किस किसने योगदान दिया, कौन है वो, खड़े हो जाओ। क्योंकि आजादी के भी अलग अलग स्वरूप चल रहे थे। आरएसएस पर भी इसीलिए क्वेश्चन उठता है, कम्युनिस्ट पर भी इसलिए क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई जब हमारा समय सही नहीं था तो क्या आप तब भी झंडा लेकर हमेशा खड़े थे? ऐसा पॉलिटिकल सर्कल्स में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन 1935 से लेकर 1939 तक ये समझ लीजिए कांग्रेस का इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, 1935 से 1939 तक। क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने एक फॉरेन पॉलिसी बनाई। फॉरेन पॉलिसी उसने बनाई बेस्ड ऑन ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, बेस्ड ऑन ऑपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, बेस्ड ऑन ऑपोजिशन टू टोटलिटोरियन पावर्स। इसीलिए कांग्रेस ऐसी बॉडी बनी जिसने नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो पैलेस्टीन की हो, चाहे वो अफ्रीकन मूवमेंट्स हो। और भारत ने यानी कांग्रेस ने क्या कहना चाहिए मुझे, जापान और इवन इटली ऐसी फोर्सेस को निगेट किया, ऐसी फोर्सेस को उन्होंने साथ नहीं दिया। कोई डाउट है सचिन जी तो बताइए। रोहित बाबू। नो सर। सचिन जी यस सर। प्रश्न पूछो, क्या था आपका? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अरे उस टाइम तो पूछ रहे थे आप। नहीं, तब भी नहीं पूछा। तो क्या कह रहे थे? हो गया क्लियर सर, वो ओके। तो इसीलिए जितने एटीट्यूड हमने बोला है उस एटीट्यूड के अंदर आप ये देखिए कि कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश सरकार के कंप्लीटली अगेंस्ट है, उसके पास उसकी एम्पैथी है, उसकी सिंपैथी है, पर ज्यादा वो है कि वो ये सोचते थे कि हम तो खुद ही इंस्लेव्ड नेशन है, हम तो खुद ही कॉलोनी है, हमसे आप मदद मांग रहे हो और आप कह रहे हो डेमोक्रेसी के लिए वॉर है, तो हमें क्या मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीयों के लिए वॉर एंड पीस, भारतीयों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिसीजन तो भारतीयों को करना चाहिए। तो कम से कम आप हमें फ्री तो कर दो, फ्री करके हमसे मदद मांग लो। ये क्या बात हुई? हमारी आपने बात नहीं सुनी, हमें कुछ पूछा नहीं, आपने कह दिया हम तो बिलिजरेंट नेशन है, बिलिजरेंट स्टेट, BELLIGERENT, बिलिजरेंट।
BELLIGERENT, बिलिजरेंट। हम तो बिलिजरेंट स्टेट हैं। आपने कह दिया कि हम तो लड़ाई में साथ देंगे, अरे लेकिन हम हैं कौन? हम तो खुद आपके कंट्रोल में। तो इसीलिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई 1939 सितंबर में, और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो वर्धा में हुई, उसके अंदर जो है अलग अलग व्यू निकल के आए। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सबको इनवाइट किया गया। ये सभी लीडर्स आए, सबने जो है ओपिनियन दिया कि वॉर जो है एक इंपीरियलिस्ट वॉर है, और इस वॉर के अंदर पार्टीज जो हैं, वो जो दोनों पार्टीज हैं वो चाहती हैं अपनी अपनी कॉलोनीज को बचा के रखें, इसीलिए ब्रिटिश को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी तक कोई भी, जर्मनी है, जापान है, यूएस है, इवन यूके है, व्हाटएवर इट इज, दे आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग फॉर freedom, they are not fighting for democracy, they are fighting for preserving their interests। तो इसीलिए उन्होंने बोला, लेफ्ट ने बोला, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला, हमें जो है इसी समय एक CDM चालू कर देना चाहिए और हमें जो है अंग्रेजों को खत्म कर देना चाहिए। जबकि गांधी जी जो है ऐसा नहीं चाहते थे। उनका एटीट्यूड वही था जो उनका, मैंने कहा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, दोनों टाइम का एटीट्यूड वही था उनका था कोऑपरेशन का। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कोऑपरेशन वाले पोजीशन को तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कोई भी सपोर्ट करके राजी नहीं था। गांधी जी मान जाओ। अब गांधी जी क्या करेगा? इसीलिए गांधी जी ने फिर नेहरू के पोजीशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नेहरू ने बोला कि भाई जस्टिस जो है वो तो एलाइड पावर्स की साइड है, हमें सपोर्ट करना चाहिए एलाइड पावर्स को, लेकिन वो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं। लेकिन उनके इंपीरियलिस्ट कंट्रीज होने के बावजूद कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके अंदर हम नासिज्म और फासिज्म को विजय दिलाने में सहयोगी बन जाए। ये नहीं होना चाहिए। नासिज्म और फासिज्म को विजय नहीं दिलवानी। इंपीरियलिज्म एक बीमारी है, ये लोग इंपीरियलिस्ट हैं, ये एक इनकी बीमारी है। लेकिन हम क्या करें? इंडिया को वॉर जब तक ज्वाइन नहीं करना चाहिए जब तक हमारा बेनिफिट, हमें गोल नहीं मिल जाता, और हमें ब्रिटेन के उसका फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि आज ही हमने कोई मूवमेंट स्टार्ट कर दी। हम ये भी नहीं करेंगे, और हम अपने गोल के प्रति अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो भाई ये वाली पोजीशन है, सर काट लो लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस वाज रेडी टू गिव कंडीशनल सपोर्ट। कंडीशनल सपोर्ट दे रही है कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को, साथ में वो क्रिटिसाइज कर रही है जर्मनी को, नाजिज्म को, और साथ में ये भी कह रही है कि इंडिया कैन नॉट बी पार्टी टू सच ए वॉर, जिस वॉर के अंदर कहा यह जा रहा है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए है, लेकिन फ्रीडम हमें नहीं दी जा रही। तो कैसी डेमोक्रेटिक फ्रीडम है भाई, जरा हमें डिफाइन करो। अगर वाकई डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए लड़ाई हो रही तो ब्रिटिश को चाहिए, हेयर बाय वी रिलीज इंडिया एज अ फ्री कंट्री, खत्म बात। क्यों नहीं रिलीज कर रहे? कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में आप बनाइए अभी, और वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारतीयों के अंडर होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो नेहरू रिपोर्ट से हम आज तक खींचते लेके आए हैं उस दिशा में हमें मदद कीजिए। तब इंडिया जो है बड़ी खुशी खुशी, इंडिया एज ए नेशन, इंडिया एज ए फोर्स, एंड स्पेशली कांग्रेस, they will be ready to join other nations in their support, in their power to what I should say, to move in the further direction। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने अक्टूबर 1939 में फिर स्टेटमेंट निकाला। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ब्रिटिश वॉर एम्स बियॉन्ड दिस इमीडिएट टाइम हम नहीं कह सकते।
ब्रिटिश के वॉर एम्स क्या है लॉन्ग टर्म हमें नहीं कह सकते, आज ही के लिए हम कह सकते हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो भी आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज, अलग अलग पार्टीज, मुस्लिम लीग, डिप्रेस क्लासेस, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, लैंडलॉर्ड, सबसे बात करेगी वो, क्योंकि इंडिया है। और प्रिंसली स्टेट से भी पूछेगी कि हाउ एक्ट ऑफ 1935 कैन बी रिफॉर्म्ड, तब हम जो है कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों की खुशी के लिए हम बताना चाहते हैं, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज रेडी। हम एक कंसल्टेटिव कमेटी बना रहे हैं जिसमें हम सब लोगों को शामिल करेंगे। तो अंग्रेज तो भैया अभी भी तैयार नहीं थे। कांग्रेस बोली ई लो। ई क्या? ई तो हम नहीं मांगे, हम बात कर रहे थे। ये बोल रहे हैं हम नहीं है, तुम हो, क्योंकि बाकी भी हम हैं, हम सभी हमको लेके आएंगे। अकेले हम आपके हमसे काम नहीं चलने वाला। GS1 से नहीं होगा, सिर्फ GS2, GS3, GS4 ऐसे सब पेपर करना पड़ेगा, तब जाके मेंस का कॉल क्लियर होगा और इंटरव्यू कॉल आएगा, जो आजकल चल रहे हैं यूपीएससी में। तो इसीलिए ब्रिटिश वॉज इन नो मूड टू मेक एनी प्रोमिसेस। It was not ready to comment on post-war constitutional status. ये वर्ड आप लिख सकते हो। पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होगा, ये अभी क्लियर नहीं है अंग्रेजों के द्वारा। लिनलिथगो जो है वो इंडियन कम्युनिटी में, खासकर मुस्लिम लीग, हिंदू और प्रिंसली स्टेट्स में जो कमियां हैं उनको जरूर वो उखाड़ना चाहता है। इसीलिए भारत के ऊपर कंट्रोल ढीला करने की जगह कंट्रोल और टाइट कर दिया। अब ये क्या लेके आ गए, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लेके आ गए, जैसे 1915 के बाद लेके आए थे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आ गए। डिफेंस ऑफ इंडिया का मतलब होता है डिफेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, डिफेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है डिफेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इंटरेस्ट। सीधी बात है, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट आया तो कांग्रेस बड़ी दुखी हुई और गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश जो है वो अपनी ओल्ड डिवाइड एंड पॉलिसी रूल से ब्रिटिश बाज नहीं आ रहे हैं। हमने मांगा था प्यार, उन्होंने दिया धोखा। हैं? पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम मतलब पत्थर हो तुम, और हमने क्या जाना था तुम्हें, मोहब्बत का खुदा। मतलब मांगो कुछ मिलेगा कुछ। इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में कर दिया रिजाइन, जोश में आके। वर्धा की इस मीटिंग के बाद जो हम पहले बोल रहे थे, गांधी जी आंसू पोंछेंगे, कर दो रिजाइन, और बाद में हम साला ऐसी तैसी करा लेंगे, लेकिन हम कोई भी मिनिस्ट्री नहीं बना पाएंगे। और सारा का सारा ग्राउंड किसके पास पहुंच गया, मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू महासभा, सब घुस गए सब जगह। अब तुम बैठे रहो। वही वाली बात है, बच्चा अच्छा था लेकिन नाराज होके बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मत दो कुछ भी, और वाकई उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, और पॉलिटिकल वैक्यूम अब तैयार थी मुस्लिम लीग तो जिन्ना शुरू हो गए, और उन्होंने बोला डे ऑफ डिलीवरेंस है ये, खुदा ने हमारी सुनी, ये हिंदू मिनिस्ट्रीज गिरी और हमें मुक्ति मिली। उन्होंने इसको बनाया डे ऑफ डिलीवरेंस। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बना दिया, थैंक्स गिविंग डे बना दिया उन्होंने, कि अब मुसलमानों को, हिंदू अत्याचारियों को झेलना नहीं पड़ेगा। और फटाफट से 1940 में, मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन लेके आए, और पहली बार पब्लिक के स्टेज के ऊपर बात हुई टू नेशन थ्योरी। भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नेशन हैं, वो दोनों तो एक हो ही नहीं सकते। टू नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली हम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। और मुस्लिम कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो नेशन है।
क्योंकि वो नेशन है, इसीलिए उनका राइटफुल इंटाइटलमेंट है कि वो अपना नेशन एक खुद बनाएं, उनको अपना नेशन खुद मिलना चाहिए। दैट इज हाउ पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1940। सचिन जी, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। राहुल, रोहित, दीपिका। नो सर। अब क्या कोई काम ही नहीं है अब कांग्रेस के पास, एकदम से क्या करे, ना तो एकदम से मूवमेंट स्टार्ट करती, ना एकदम से कुछ कर सकती। अब क्या करे भाई, सितंबर 1937 के बाद तो बड़ा 39 के बाद तो बड़ा पंगा हो गया, और मार्च 1940 तक तो कुछ हुआ ही नहीं। रोहित, ये अचानक से क्या हुआ तेरे को? हैं? सर लाइट भाग गई और ब्राइटनेस तेज करी है। ओ माय गॉड, जैसे ही आपने लाइट को यूज किया आप तो बप्पी लहरी लग रहे हैं। सर ब्लू हो गया हूँ, आंखों में भी लग रही है तो अंधेरे में। आप लग रहे हैं लेट लेजेंड बप्पी लहरी। प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। हैं? चैन बोलता है कि वो चेन बोलता है? सर चैन ही बोलता है सर, सुकून वाला चैन। चैन तो नहीं बोलता, जरा सुनना, थोड़ा सा फर्क है बोलने में। यस सर। हैं? पर सिंगर बहुत गजब था भाई, क्यों रोहित? यस सर। सिंगर जबरदस्त नहीं था? यस सर। गाने तो अच्छे गाए हैं यार उसने। और हाँ जी सर। हाँ, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी आ गया मार्च 1940 तक। अब गांधी जी बोलेंगे भाई अब हम करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। सीडीएम तो हमें करना है, लेकिन सीडीएम के लिए लोगों को तैयार करना है पहले, इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह। सत्याग्रह होगा एकल सत्याग्रह, एक एक व्यक्ति को हम पहले ट्रेन करेंगे, और गांधी जी जो है वो उसके लिए तैयार हैं। अब सारे के सारे राइट कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो हैं लड़ रहे हैं आगे चल के, लेकिन हम उनको तंग नहीं करना चाहते, इसीलिए हम मूवमेंट अभी नहीं चलाएंगे, हम तो इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। और कांग्रेस के अंदर खुद ही डिफरेंसेस थे, लोग भी रेडी नहीं थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नहीं थी, और ये सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस मिला के आप कह सकते हो ऐसी सिचुएशन जिसने बना दी है कि अभी आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मूवमेंट स्टार्ट करी भी तो क्या हो जाएगा सचिन? अगर आपने अभी मूवमेंट स्टार्ट कर भी दी तो क्या हो जाएगा सचिन? हाँ सचिन जी, यस सर। क्या हो जाएगा अगर मूवमेंट स्टार्ट की तो? अभी सर अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है। बिल्कुल पॉलिटिकल वैक्यूम है, नहीं हो क्या जाएगा अगर दंगे अभी? होने के ज़्यादा हाँ? चांसेस। हाँ? दंगे होने के ज़्यादा चांसेस है सर। दंगे होने के, वेरी गुड, दंगे होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, पूरे ही हैं, कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, सिविल वॉर हो जाएगा भारत में बेसिकली। इसीलिए मार्च 1940 में जब लाहौर में मार्च 1940 में जब लाहौर सेशन हो रहा है, तो इधर जो है मार्च 1940 में सेम टाइम पे एक रामगढ़ सेशन भी होगा। वो सेशन प्रेजाइड किया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो बोलेंगे कि भाई जो है इंडिया ना तो नाजिज्म फासिज्म को झेलेगा, और इंडिया ना इंपीरियलिज्म को झेलेगा। इंडिया दोनों से थक थक गया है बुरी तरह से। नाजिज्म और फासिज्म का डर तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम उससे तो लड़ना ही चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा टायर हो गए हैं हम ब्रिटिश से, उससे भी ज्यादा हम थक गए हैं अंग्रेजों से। अंग्रेजों तुम हमारा पीछा छोड़ो, तुम निकलो यहां से, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में बोला कि जब हम तभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे जिस मूवमेंट के ऊपर हम तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी अब हम लड़ने को तैयार हैं, तभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन ये कहा किसने? मौलाना अबुल कलाम साहिब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहिब ने। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वो फिर से दुखी हुए, बोले यार ये पागल, ये किसान सभा, सोशलिस्ट, लेबर सब बोले यार ये नहीं मानेंगे भाई, ये तो इंपीरियलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही रहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस की, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़ हुई,
कहाँ है रामगढ़ रोहित? सर पता नहीं, यही सोच रहा था मैं बहुत देर से, मैं रामगढ़ कहाँ है कहाँ। हाँ कहाँ है रामगढ़, बता कहाँ है गांव वालों, रामगढ़ के लोगों। ये वही वाला रामगढ़ है सर? ये वाला रामगढ़ कैसे हो जाएगा बे, वो तो कर्नाटक में है जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। अच्छा, अच्छा। ये वो रामगढ़ नहीं है। बताओ भाई राहुल। अरे अंदाजा तो मार राहुल, दो ऑप्शन दे रहा हूं राहुल मैं तेरे को, दो ऑप्शन। हाँ, एक झारखंड और एक बिहार। बिहार में। बिहार, आई थिंक ये रामगढ़ जो है झारखंड में है। ये रामगढ़ झारखंड में है, बिहार में भी नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी जगह झुकेगी नहीं, कांग्रेस भी नहीं झुकेगी, और ये जो आपके कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट है ये अपना चलाना चाहेंगे, और इसीलिए अब जो है मामला और गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, और लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं, भारत भी एक्साइटेड मोड में है। इसी बीच में जो ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाएगी, और सरकार चेंज होने की वजह से ही अगस्त 1940 में जो वहां पर ब्रिटेन की जो सरकार चेंज होगी, वो अपने कुछ थोड़े से आइडिया को डिफाइन करेगी, और वो हमारे पास किसके थ्रू आएगा? अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर ऑफ 1940। 1940 का एक अगस्त ऑफर आएगा, और वो सिचुएशन को थोड़ी सी दिखाएगा बदली हुई। क्यों बदली हुई दिखाएगा? क्योंकि एक तो वॉर चेंज हो रहा था, दूसरा अब कौन बन के आ गया प्रधानमंत्री? अब बन के आ गया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जी अब प्रधानमंत्री बन के आ गए, आप समझे? विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री बन के आ गए, और विंस्टन चर्चिल के आने से ही सिचुएशन में थोड़ा सा बदलाव आया, और वो चाहते थे कि इंडिया एक्टिवली वार में कोऑपरेट करे। तो एक आया अगस्त ऑफर 1940, अगस्त 1940 में। पर ऑफर में था क्या? क्या ऑफर के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी? हाँ की गई थी। जैसे ही वॉर खत्म होगा उसके बाद हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाना चाहिए, करो, और उसमें इंडियंस को ले आओ। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को ले आओ। वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाइए, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाइए। माइनॉरिटी ओपिनियन को वैल्यू कीजिए, माइनॉरिटी ओपिनियन को वैल्यू कीजिए। जब उन्होंने कहा माइनॉरिटी ओपिनियन को वैल्यू कीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर मुस्लिम लीग ऑलरेडी जब पाकिस्तान की डिमांड कर चुकी है मार्च 1940 में, तो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ब्रिटिश ने कहा कि अब जो आप बात कर रहे हैं कि आपको एक फ्यूचर में एक वो चाहिए, फ्यूचर में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन हम तभी बना पाएंगे जब हमारे डिफेंस, हमारी ट्रीटी, हमारी पोजीशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, सारी चीजें हम हैंडल कर लेंगे, सारी चीजें हमें लगेंगी सही है, तभी हम बोलेंगे आपको कि आपको मिल सकता है नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी डोमिनियन स्टेटस जब हम देंगे तो, वरना तो भाई हम कुछ ना कह सकते। लेकिन खास बात क्या है? अगस्त ऑफर यह दर्शाता है कि पहली बार भारतीयों को उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिला। पहली बार जो चीज 1935 एक्ट से भी डिनाई कर दी गई थी, अगस्त ऑफर ने दे दी। पहली बार ऐसा हुआ कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 12 में से 8 लोग इंडियन थे। यानी जो खेल आपका 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से शुरू होता है, उसे होते होते 1941 आ गया। 80 साल लग गए, तब जाकर आपको कुछ चीजें मिली। फिर भी आपको डिफेंस, होम
और फाइनेंस ये पोर्टफोलियो नहीं मिलेंगे। एक नेशनल डिफेंस काउंसिल करके बना दिया एक बॉडी को, जो कि प्योरली एडवाइजरी होगा फंक्शन में, उसके असली फंक्शंस नहीं होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस क्या करेगी, अगस्त ऑफर को स्वीकार करेगी कि रिजेक्ट करेगी? सचिन जी। रिजेक्ट कर देगी सर। रिजेक्ट कर देगी। क्या बोलेगी? ये सब तो सर वो पहले ही डिमांड करते थे, तो उन्हें बिल्कुल। इंडिपेंडेंस, तो ये तो पोस्ट डेटेड जाएगा सर। हाँ, गांधी जी कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, पर अभी टाइम लगेगा। लेकिन कांग्रेस कहेगी भाई ये तो कील की तरह है, आपने जो दीवार में गाड़ी, हमें क्या करना है इसका। लेकिन मुस्लिम लीग कहेगी वल्लाह, आपने जो है वेल वीटो जो पावर दी है माइनॉरिटीज के लिए, उसका हम शुक्राना अदा करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा है, हम पाकिस्तान से कम किसी चीज में ना मानेंगे। गांधी जी भी मीटिंग करेंगे वाइसरॉय से, कुछ निकलेगा नहीं। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कांग्रेस सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, उनको जेल में डालना शुरू कर देगी। इसीलिए गांधी जी अब बोलेंगे हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह करने का समय आ गया है। पर इंडिविजुअल सत्याग्रह ही क्यों? क्यों एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं शुरू की? एनसीएम में गांधी जी ने कोई भी पहले कुछ नहीं किया था, सीधा उन्होंने एनसीएम लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह खिलाफत के बाद। सीडीएम के अंदर उन्होंने पहले डांडी मार्च की, उसमें भी उन्होंने जो है 78 लोगों को लिया। और अब जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह में एक आदमी ले रहे हैं। क्यों बताओ सचिन जी? सर इसके पीछे गांधी जी की सोच थी कि जब राष्ट्र नेशन खड़ा होता है तो उसे फिर किसी नेता की जरूरत नहीं रहती, और वो शुरुआत एक से ही होती है। तो फिर ये विदाउट लीडर उनकी एक बहुत कोशिश थी लोगों को खड़ा करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात तो सही है आपकी। सबसे पहली बात, वो लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर करेगा इंडिविजुअल सत्याग्रह। दूसरा, वॉर टाइम है तो ब्रिटिश हम पे आरोप नहीं लगा सकते कि आप वॉर टाइम के अंदर ऐसी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो जिसके अंदर आप हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हो और हमारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हो। तीसरी बात, एक और मौका मिलेगा ब्रिटिश सरकार को हमारी मांगे मानने का। चौथी बात, हम नेजिज्म के अगेंस्ट हैं। और दूसरा, हम ब्रिटिश को इस वॉर में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इस बात को हम जनता तक ले जा पाएंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मकसद था हर भारतीय को यह बताना कि हम अंग्रेजों का इस वॉर में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी? हाँ, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इसके अंदर। रोहित जी, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसीलिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रही चुना। किसको चुना? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को 17 अक्टूबर 1940, मार्च 1940 में रामगढ़ हो रहा है, अगस्त 1940 में ऑफर आ रहा है, और अक्टूबर 1940 में सत्याग्रह शुरू हो रहा है। आचार्य विनोबा भावे को चुना, वो उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर भी हैं, और वही जो है सबसे ज्यादा वो देख रहे हैं चीज को। इसीलिए पवनार, कौन सा विलेज? पवनार विलेज। पवनार विलेज कहाँ है? वर्धा। पवनार विलेज वर्धा में उन्होंने जो है शुरू किया
सबसे पहले दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले आ गए आपके विनोबा भावे जी, दूसरे आ गए आपके जवाहरलाल नेहरू। यानी कि मई 1941 तक, यानी कि अक्टूबर से मामला चालू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगले 7 महीने में दुनिया भर के इंडिविजुअल सत्याग्रह होने लगे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी गांधी जी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इतने लोग लेके बात कर सकते हो, आपको गांव में जाना है, आपको पंचायत में बैठना है, 5 लोगों के बैठ के ही बीच में समझाना है। अब मई 1941 के बाद चलता रहा, लेकिन दिसंबर 1941 में वॉर सिचुएशन चेंज हो गई। ठीक है जी, और ब्रिटेन का पलड़ा हल्का हो गया। इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह सस्पेंड करने की बात की गई। ठीक है जी। और क्या हो रहा है दिसंबर 1941 में? जापान ने जो है जर्मनी को ज्वाइन किया और एक बड़ा ही खतरनाक अटैक किया जो वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। पता है आप लोगों को क्या है वो? हाँ रोहित, पता है? सर जापान और जर्मनी तो एक साथ नहीं आ गए थे बाद में? आ तो गए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ? दोनों एक साथ आ गए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जापान ने ऐसा क्या किया गया था कि पूरा वर्ल्ड हिल गया था और अमेरिका को भी ज्वाइन करना पड़ गया था। सर उसने सेंट पार्लर पे अटैक कर दिया था, मैम ने मना करा 10 मिनट। पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, अमेरिकन आगे पर अभी बिजी है मैडम। लगे हाथ जापान ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलाया, बर्मा और अपना कह लो इंडो चाइना, ये सारे एरिया जो हैं फटाफट से कब्जा कर लिए। अंग्रेजों की हालत खराब। कि अगला नंबर किसका है? इंडिया का। ओके। और जापानीज का स्लोगन क्या था? एशिया फॉर एशियाटिक्स। एशिया किसके लिए है? एशियाटिक्स के लिए है सिर्फ। गांधी जी ने दिसंबर 1941 में एक मीटिंग रखी और कहा कि अगर ब्रिटेन हमें फुल इंडिपेंडेंस देता है तो हम आज भी एलाइड पावर्स को पूरा मदद करने को तैयार हैं, हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए। हम जापानियों का साथ नहीं देना चाहते। एशिया फॉर एशियोटिक्स को हम डिनाउंस करते हैं और इसी टाइम पे गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना सक्सेसर चूज कर लिया। अब तक लोग सोचते थे कि राजा जी वॉज सक्सेसर ऑफ गांधी जी, स्पिरिचुअल सक्सेसर कहें तो आचार्य विनोबा भावे हैं, पॉलिटिकल सक्सेसर कहें तो नेहरू जी हैं। उन्होंने नेहरू जी को अपना सक्सेसर चूज कर लिया और उन्होंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे पता है मेरी भाषा जवाहर ही बोलेगा। ठीक है, इसीलिए 1941 में जैसे ही जर्मनी रशिया पर अटैक करेगा, इंडिया में सीपीआई के ऊपर से अंग्रेज बैन हटा देंगे और वो कहेंगे अब आप आ जाइए।
ये हो गया आपका दिसंबर 1941 तक का हिसाब किताब। मार्च 1942 तक जब ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो अंग्रेज भारत भेजेंगे, क्या भेजेंगे सचिन? सर उन्होंने अगस्त भेजे, क्रिप्स मिशन भेजेंगे सर। हाँ क्रिप्स। हाँ, क्रिप्स मिशन भेजेंगे। अब क्रिप्स मिशन आएगा, सिचुएशन 1940 एलाइड पावर की सिचुएशन खराब हो रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे राहुल? रूजवेल्ट जी हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, रूजवेल्ट हैं। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? चियांग काई शेक, वही चियांग काई शेक जो लास्ट में जब ये आपका चाइनीज रिपब्लिक बनेगा या पीपल्स आर्मी जिसको हम कहते हैं, ये जैसे ही चाइना पे कब्जा करेगी तो चियांग काई शेक वेस्टर्न पावर्स की मदद से ताइवान पहुंच जाएंगे और वहां पर अपने कब्जे में कर लेंगे। इसलिए ताइवान अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है। बात समझे आप मेरी? अब विंस्टन चर्चिल जो है, जापान जो है रंगून को ऑक्यूपाई कर लेगा, सिचुएशन हमारे घर तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ब्रिटिश जो है फटाफट से क्रिप्स मिशन भेजेगा और क्रिप का एक ही गोल होगा क्रिप्स का कि भारत जो है वॉर अफेयर्स पे मदद करे। और क्रिप्स कौन थे? क्रिप्स शुरू से ही लेबर मूवमेंट के लीडर थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगी थे। इंडिया में आए, उन्होंने नेगोशिएशंस की और उन्होंने कहा कि अंग्रेज चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल आपको सेल्फ गवर्नमेंट भारत में मिल जानी चाहिए। तो क्रिप्स ने बोला कि भारत जो है, भारत को अंग्रेज क्या देना चाहते हैं? डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। जो सबऑर्डिनेट नहीं होगा, भारत की मर्जी होगी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बने या नहीं बने। इंडियन यूनियन होगा और इंडियन यूनियन कॉमनवेल्थ का पार्ट बने लेकिन सबऑर्डिनेट नहीं होगा। डोमिनियन स्टेटस इंडिया को वॉर के इमीडिएटली बाद में मिल जाएगा और वो कॉमनवेल्थ से अपने रिलेशन रखे ना रखे उसकी मर्जी है, हमें इसमें आप पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ में उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाएंगे, आपकी मदद करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाने में मदद करेंगे। उसमें इंडियन स्टेट्स का भी रोल होगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो ब्रिटिश इंडिया की भी होगी, प्रिंसली स्टेट्स की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी, मुस्लिम लीग की भी होगी। लेकिन वही बात, जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के लोग तो चुने जाएंगे और प्रोविंशियल असेंबली के लोग नॉमिनेट होंगे। सिमिलरली सबसे खतरनाक प्रोविजन जो उन्होंने दिया, राइट्स ऑफ नॉन एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस। राइट ऑफ नॉन एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस उन्होंने दिया। उसका मतलब यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाओगे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको स्वीकार कर लेगी ऑन द कंडीशन कि कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर इससे इनकार करता है बाहर रहने के लिए तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान कल को बनता है 5 प्रिंसली स्टेट मिला के, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेटों ने कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए सबसे पहले भारत के विभाजन के जो बीज हैं, डायरेक्ट बीज हैं, वो क्रिप्स मिशन में ही दिखाई देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कोई चाहे ना चाहे राइट टू सेसेशन हम दे देंगे। साथ में कहा कि हम रेशियल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को हम नहीं दबाएंगे जो भारत में है। हमने क्योंकि सदियों तक कानून के तहत हमने कार्य किया है और डोमिनियन स्टेटस होने के बावजूद भी ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा डिफेंस के ऊपर।
देखा जी आपने? हाँ, बोलो। बार्गेनिंग पे उतरा है सर ये तो, जैसे होता है कि इतने नहीं इतने देंगे। इसीलिए नेहरू और आजाद ये थे भारत के तरफ से निगोशिएटर्स थे, ये ऑफिशियल निगोशिएटर्स। गांधी जी कहेंगे ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, क्या करें भाई इसका? पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, बैंक तुम्हारा डूब रहा है, तुम हमें कह रहे हो ये लो 2 साल बाद पैसे निकाल लेना। अरे बैंक तो तेरा 6 महीने में डूब जाएगा, 2 साल बाद मैं तेरे चेक का क्या करूंगा? लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फ्री इंडिया जो है वो बन सकता था आगे जाके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पहली बार भारतीयों के हाथ में आई। इंडियंस को लार्ज शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिला एंटरिम गवर्नमेंट में। एक कंक्रीट प्लान बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। पहली बार ऐसा हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि राइट जो दिया गया था, ओके, राइट दे दिया गया नॉन एक्सेशन का, और साथ में प्रोविंसेस को हटने का जो राइट दे दिया, वो इंडिया के पार्टीशन का ब्लूप्रिंट पहली बार बन गया। लेकिन क्रिप्स मिशन को भारत की सभी पार्टियों ने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया। आप क्या कह सकते हो? ये क्या प्रपोजल है? ये प्रपोजल है बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ये बाल्कनाइजेशन है इंडिया का। तभी मैंने कहा गांधी जी क्या कहेंगे, ये है पोस्ट डेटेड चेक। डिप्रेस क्लासेस, हिंदू महासभा, खालसा पंथ, सब जो है वो सेसेशन का जो क्लॉज था उससे को तो पक्का जगह रिजेक्ट करेंगे, पक्का उसके अगेंस्ट बोलेंगे। डिप्रेस क्लासेस, एंग्लो इंडियंस, वो बोलेंगे भाई आपने हमें दिया ही क्या, हमें थोड़ा और माइनॉरिटी को सपोर्ट दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्रिप्स मिशन के हाथ बंधे हुए थे। चर्चिल ने कहा था भैया साले तेरे को जितना बोल के भेज रहा हूं उतना काम करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, टेक इट और लीव इट एटीट्यूड होना चाहिए, उनके साथ बकवास करने की जरूरत नहीं। इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल जो है वो स्वीकार नहीं हुए। इंडिया के लिए तो कंजर्वेटिव हो गए और विंस्टन चर्चिल के लिए बहुत ज्यादा हो गए। विंस्टन चर्चिल का कहना था मैं वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बनाऊं जिसके राज के अंदर जो है भारत जो है आजाद हो जाएगा। ठीक है। अब वेवल उस टाइम पे क्या थे भारत में? वेवल थे कमांडर इन चीफ। लिनलिथ गो, जिसका नाम हम लेके चल रहे हैं थोड़ी देर पहले से, वो है आपके वाइस रॉय। चर्चिल, ये है आपके अमेरिका के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और एमरी, एमरी हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये पोजीशन थी। अब बताओ, इसलिए क्रिप्स मिशन जो है सबको खुश करने की कोशिश कर रहा था, भारत के टुकड़े कर रहा था, मुस्लिम लीग को हवा दे रहा था, रिलीजियस और माइनॉरिटीज के दम के ऊपर फैला रहा था। अगस्त ऑफर का एक उभरा हुआ रूप था। ब्रिटिश की सिंसियरिटी ट्रांसफर ऑफ पावर की थोड़ी बहुत दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था वो भारतीयों को किसी भी कॉस्ट के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट कर दे, बाकी तो कचड़ा बना देंगे हम और देख लेंगे। इन सब के ही कॉन्टेक्स्ट में फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, बढ़ती हुई महंगाई और वॉर टाइम की सिचुएशन, ब्रिटिश का हाई हैंडेडनेस, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, जिस मैनर में एलाइड का बुरा हाल हो रहा था, अंग्रेजों का बढ़ता हुआ गुरूर, जापान का बढ़ता हुआ हुकूमत, जिस तरीके से जापान ने मलाया और बर्मा को छोड़ के भागे थे, वो भारतीयों के अंदर
अंग्रेजों के प्रति बढ़ता हुआ गहरा रोष और असंतोष, भारत में ब्रिटिश रूल की स्टेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बढ़ती हुई कम्युनलिज्म की ताकतें, इन सब चीजों के देखते हुए जैसे ही रोहित की लाइट आई, ऐसे ही भारत सरकार अपने स्क्रू टाइट कर रही थी और भारत की जनता भी रेडी थी। तो गांधी जी ने बोला लुई फिशर को, लुई फिशर ने गांधी जी का इंटरव्यू लिया और उन्होंने गांधी जी को बोला, गांधी, मिस्टर गांधी, व्हाट डू यू वांट, डू यू थिंक दैट यू शुड बी सपोर्टिंग द ब्रिटेन, ये वैसे करके बात हुआ कुछ। तो उन्होंने गांधी जी को कहा, आई हैव बिकम वेरी इम्पेशेंट and I am not able to convince the Congress. I will go ahead and I will directly talk to the masses. And गांधी जी ने लिखा हरिजन में, मई 1942 में उन्होंने हरिजन में लिखा कि भाई, हरिजन में क्या लिखा उन्होंने, अंग्रेजों अब टाइम आ गया है कि ब्रिटेन जब तक भारत में रहेगा, जापानीज हमारे यहाँ आएंगे, आप हमारे को छोड़ के चले जाओ तो जापानीज हम पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे पास से चले जाओ, जापान हम पे अटैक करने नहीं आएगा, प्लीज अंग्रेजों भारत छोड़ो इन एन ऑर्डरली फैशन, जब वॉर खत्म हो जाए चले जाना, लेकिन अभी अनाउंस कर दो कि यू आर नो मोर पार्ट ऑफ इंडिया, अदरवाइज हम एक स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। नेहरू स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी वो कह रहे थे ये गलत है, नासिज्म फासिज्म एक बड़ा ताकत है, बड़ी वो है, लेकिन लास्ट में इवेंचुअली कांग्रेस डिसाइड करेगी कि हम जो है अभी अगली मूवमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन सारे लोग तैयार नहीं थे। इसी बीच में राजा जी ने बोला, भाई मूवमेंट चला के क्या करोगे, पहले तुम मुस्लिम लीग से बात कर लो, जो डिमांड मांग रहा है वो पाकिस्तान की, पहले उससे बैठ के नेगोशिएट कर लो, और ब्रिटेन को भी सपोर्ट कर देते हैं वॉर एफर्ट्स में, दोनों चीजें कर लेते हैं, आराम से हमें हमारी आजादी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का ये मानना था कि राजा जी तू बावड़ा हो गया, ऐसी डिमांड को तू भाव दे रहा है जो डिमांड ही नहीं है। मान लो अब रोहित कहे कि सर मुझे रोज एक लॉलीपॉप खिलाओ, और मैं उसी पे बातचीत करने लग जाऊं, तो नेचुरली वो बात धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी कि सर जो है सबको लॉलीपॉप खिलाएंगे तब क्लास आगे चलेगी। अरे भाई, करने को तो रोहित भी बोल सकता है, सर लो मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी, अभी कॉफी पहुंच गई, ये लो और चॉकलेट भी लीजिए और आप क्लास आगे बढ़ाइए, आप कॉफी और चॉकलेट लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। तो राजा जी ने अपनी अलग बांसुरी चलाई, राजा जी ने कांग्रेस भी छोड़ दी, राजा जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। और वर्धा में जुलाई 1940 में क्वेश्चन भी आ चुका है, जुलाई 1942 में वर्धा के अंदर अब कांग्रेस की मीटिंग होगी और वहां डिसाइड होगा कि हमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन करना है। वही क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो बाद में गोवालिया टैंक 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को जो रेजोल्यूशन किया जाएगा ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक मैदान, इसी साल एग्जाम ने पूछा था 8 अगस्त को क्या हुआ था, तो एआईसीसी ने रेटिफाई किया था, क्या रेटिफाई किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है बॉस। और क्या किया, हिस्टोरिक मीटिंग थी, लोग गैदर हुए, लीडर बोलने लगे, गांधी जी ने बोला अंग्रेजों को, लीव इंडिया इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स, हमारी चिंता छोड़ दो, हमें भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्विट इंडिया। और मंत्र दे दिया लोगों को, डू और डाई। डू मतलब आप भारत की आजादी के लिए सत्याग्रह की तरह डू करो, और नहीं तो उस प्रोसेस में डाई हो जाओ। ये नहीं कह रखा कि हर हाल में तुम डू करो या डाई करो, ईदर यू गेट द गोल और यू सेक्रीफाइस योरसेल्फ इन द प्रोसेस। लेकिन अब हम स्लेवरी के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, पेपर निकालना है, डू और डाई। ये नहीं है कि या तो करो या मरो, कि आज ही कर और नहीं तो मर जा, ये नहीं कह रहे वो, करो। अर्थात करते करते ही यदि आप शहीद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, समझे।
तो गवर्नमेंट को बोला गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, अभी आप रिजाइन मत करो लेकिन तैयार रहो, लॉयल्टी दिखाओ भारतीयों के लिए। सोल्जर्स को बोला अपनी पोस्ट मत छोड़ो, करो और मरो क्या है सोल्जर के लिए, पोस्ट छोड़ के भागाएगा वो तो आज ही। उसको बोला पोस्ट मत छोड़ लेकिन अपने लोगों पे गोली मत चला। प्रिंसली स्टेट्स को बोला लोगों की सोवरेनिटी को स्वीकार करो, फॉरेनर के तलवों को चाटना बंद करो। ये रेजोल्यूशंस बड़े रेडिकल थे, आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई थी और नॉन वायलेंट तरीके से इसको होना चाहिए था, और इसी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी, जिसकी चर्चा हम कल से करेंगे। बताओ भाई सचिन जी, दीपिका जी, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न? हमने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को कवर कर दिया। कल हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करेंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पीटी में आएगा, मेंस में आएगा, ऑप्शनल में तो आना ही आना है। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। कोई सवाल बताइए, कोई प्रश्न है तो। हैं रोहित बाबू? नो सर। ठीक है राहुल जी, रोहित जी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने नहीं डाले यार। आज भेज दूंगा मैं। भाई तू कर ले, आगे बढ़ा ले, जितने भी है सारे इकट्ठे करके डाल दे, दे दे मैडम को। 10th तक तो डाल दिए सर, 12th के रह गए, 12th के आज डाल दूंगा। वो भी डाल दे। के नई एनसीईआरटी। हाँ नई ओल्ड दोनों के डाल देना, एक बार नई के सारे डाल दे, फिर ओल्ड के काम तो आने ही है। यस सर, ओल्ड के भी डाल देता हूँ सर। मैडम को बोलो कि मैडम संभाल के रखो अपने पास भी, सर ने बोला है, अपने व्हाट्सएप से डिलीट ना करें वो। यस सर। और कोई क्वेश्चन सचिन जी? नो सर। So wishing all of you all the best. Thank you very much. थैंक यू सर। See you tomorrow. Bye bye. बाय।